हेलो एवरीवन, टुडेज वी हैव द टॉपिक मेंटल रिटार्डेशन। आज हम जानेंगे मेंटल रिटार्डेशन के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, कॉजेस एंड पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए आज की इस वीडियोस को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वी हैव द डेफिनेशन। मेंटल रिटार्डेशन रेफर टू सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। Alright, so mental retardation क्या है? Mental retardation refer to significantly sub-average general intellectual functioning। अब जो intellectual functioning है उसका एवरेज के भी बिलो हो जाना, सब एवरेज होना ना हो जाना, जो कि IQ है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसका क्या होना, इम्पेयरमेंट होना, डेप्रीवेट होना, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होना, इसको क्या बोला जाता है? मेंटल रिटार्डेशन, रिजल्टिंग इन एसोसिएटेड विद कॉन्करेंट इम्पेयरमेंट। अभी किस वजह से होती है? कॉन्करेंटली आपका इम्पेयरमेंट होने की वजह से। किसमें? एडप्टिव बिहेवियर। एडप्टिव बिहेवियर रिकरेंट आपका बिहेवियर का चेंज होना, एडप्टिव प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाना, एक रीजन ये हो सकता है। नेक्स्ट है मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अभी किस टाइम पर मैनिफेस्ट होती है, मतलब किस टाइम पर ये होने के चांसेस रहते हैं? तो डेवलपमेंटल पीरियड में। जब डेवलपमेंटल पीरियड होता है, जब चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल हो रही होती है, उस समय इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। राइट, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन द मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग। राइट, तो इन सिंपल लैंग्वेज में यदि हम समझना चाहें तो आईक्यू जो है आपका, आईक्यू कॉग्निटिव एबिलिटी है, इसका डेप्रिवेशन होना, इसकी फंक्शनिंग, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का कम होना, एवरेज के भी बिलो होना। अभी किस वजह से हो सकता है? एसोसिएटेड विद द कॉन्करेंट। कॉन्करेंट क्या होना? इम्पेयरमेंट होना, उसकी वजह से हो सकता है। एडप्टिव बिहेवियर में इम्पेयरमेंट होना, चेंजेस होना, इसकी वजह से हो सकता है। ये मैनिफेस्ट किस वजह से होता है? डेवलपमेंटल पीरियड में, जो बेबी का एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एज होती है, उस समय होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और अक्सर उस समय देखी जाती है। अब इसका इपिडेमोलॉजी क्या है? इपिडेमोलॉजी मतलब कि किस पर्सन को होती है, किस एरिया में, कहाँ पर ये ज्यादातर देखने को मिलती है, किस एज ग्रुप में देखने को मिलती है। तो अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी मेंटली रिटार्डेड। कितना? अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ओवरऑल वर्ल्ड में से 3% पॉपुलेशन है वो एस्टिमेटेड टू मेंटली रिटार्डेड है। इन इंडिया, यदि हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया 5 out of 1000 children are the mentally retarded, the Indian Express 13 मार्च 2001। जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जो कि पब्लिश हुई थी 13 मार्च 2001 को, उसके अकॉर्डिंग हर 1000 पीपल्स में से, 1000 चिल्ड्रन में से 5 चिल्ड्रन को, 5 बच्चों को ये देखने को मिल जाती है। राइट, तो ये डिसीज है अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग, आउट ऑफ 1000 में से 5 चिल्ड्रन पे होती है। मेंटल रिटार्डेशन इज मोर कॉमन इन दी बॉयज देन गर्ल्स। अब इसका जो प्रीवलेंस रेट है वो बॉयज में ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू गर्ल्स। विथ सीवियर एंड प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन मोर्टेलिटी इज हाई ड्यू टू एसोसिएटेड फिजिकल डिसीज। विथ सीवियर एंड प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, अब इसका भी एक लेवल होता है कि भाई किस लेवल का आपको मेंटल रिटार्डेशन है। तो जो सीवियर और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन है, इसका जो मोर्टेलिटी है ये हाई है ड्यू टू एसोसिएटेड विद फिजिकल डिसीज। बिकॉज आपकी जो फिजिकल डिसीज है वो इसमें एसोसिएटेड होती है, इसकी वजह से इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो यहाँ पर ज्यादा है। यदि हम देखें दूसरी डिसीजेस का, तो इस डिसीजेस का जो है वो मोर्टेलिटी रेट भी इसका ज्यादा है, बिकॉज ऑफ की फिजिकल जो डिसीज है वो भी इससे एसोसिएटेड होती है। गुड इट, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। सो शेल वी मूव अहेड। ओके, हियर इज द जेनेटिक फैक्टर। फैक्टर के बारे में हम देखेंगे तो जेनेटिक फैक्टर में आपके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डिसीज होने के रिस्क होता है। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से होती है, जैसे कि आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया, ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, कैट क्राई सिंड्रोम हो गया, पैराडर्लाई सिंड्रोम हो गया। तो ये सिंड्रोम होने की वजह से ये होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट है क्रेनियल मेलफॉर्मेशन। क्रेनियल मेलफॉर्मेशन में हाइड्रोसेफेली, जो क्रेनियल का मेलफॉर्मेशन होना, हाइड्रोसेफेली होना, जो
हाइड्रोसेफेली मीन्स जो कि हेड है, हेड का जो शेप है एनलार्जमेंट होना, शेप एंड साइज पूरा एनलार्जमेंट हो जाता है, उसके अंदर वाटर का फिल होना, हाइड्रो मीन्स की आपका H2O वाटर का फिल होना, सेफेली मीन्स की रेफर टू दी ब्रेन, ब्रेन को क्या बोला जाता है सेफेली। तो हाइड्रो मीन्स की ब्रेन के अंदर वाटर का फिल होने की वजह से, वाटर का कलेक्शन होने की वजह से एक्सेसिव होना। कुछ जेनेटिक फैक्टर नेक्स्ट आते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की वजह से भी ये हो सकता है, फिनाइल कीटोरिया होने की वजह से, फिनाइल कीटोन्यूरिया होने की वजह से, फिनाइल और कीटोन का एक्सेसिव होने की वजह से वो हो सकता है, विल्सन्स डिसीज होने की वजह से हो सकती है, गैलेक्टोसेमिया होने की वजह से भी हो सकता है। सो दीज आर दी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इनकी वजह से आपको हो सकती है फिनाइल कीटोन्यूरिया की वजह से, विल्सन्स डिसीज की वजह से, गैलेक्टोसेमिया की वजह से हो सकता है। अगला एक ग्रॉस डिजीजेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अंदर की जो हमारी ग्रॉस डिजीजेस होती हैं, लाइक आपका ट्यूब्रोसिस हो गया, स्क्लेरोसिस हो गया है ना, न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस हो गया और एपिलेप्सी हो गया, इसकी वजह से आपको ये हो सकता है ग्रॉस डिसीज जो कि ब्रेन से रिलेटेड डिसीज होती है, जैसे कि ट्यूब्रोसिस, स्क्लेरोसिस हो गया, न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस हो गया और एपिलेप्सी हो गया, तो ये भी एक एसोसिएटेड फैक्टर आपका हो सकता है जिसकी वजह से हो सकती है। सो ऑल दीज आर दी जेनेटिक फैक्टर, क्रोमोसोमल, cranial malformation, metabolic disorder and gross disease of the brain. अगला है प्रीनेटल फैक्टर, प्रीनेटल फैक्टर मीन्स कि बाय बर्थ होने से पहले कुछ डिफॉर्मिटी होना, मेल डेवलपमेंट होना, मेल फॉर्मेशन होना, तो एक कॉजेस वो भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये हो सकता है, जैसे कि आपका इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के बाद आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया एंड फिजिकल डैमेज डिसऑर्डर हो गया एंड प्लेसेंटल डिसफंक्शन हो गया। इस ये जो मेन प्रीनेटल फैक्टर है इनकी वजह से होते हैं, इनके अंदर सब क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है दी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में आपका रूबेला हो गया, साइटोमेगालोवायरस हो गया, सिफिलिस वायरस हो गया, टॉक्सो टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, हर्पिस सिम्प्लेक्स हो गया, तो ये वायरस की वजह से आपको हो सकता है कौन कौन सा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स, राइट। तो ये सारे वायरस हैं, इनके इन्फेक्शन होने की वजह से आपको हो सकता है। अगला कुछ आपके एंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं, आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, हार्मोन्स होती हैं, उनका डिसरेगुलेशन होने की वजह से, डिसफंक्शन होने की वजह से भी ये हो सकता है। इसमें क्या आता है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म होने की वजह से थायराइड का जो लेवल है हार्मोन का डिक्रीज होने की वजह से। अगला है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयड है उसका जो लेवल है वो पैराथायरॉयड का हाइपो होने की वजह से, कम होने की वजह से आपको हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस की वजह से आपको हो सकता है, इंटॉक्सिकेशन की वजह से हो सकता है, कुछ चीज़ का टॉक्सिकेशन है उसकी वजह से। अगला है फिजिकल डैमेज एंड डिसऑर्डर, कुछ फिजिकल जो डैमेज है उसकी वजह से आपको हो सकता है फिजिकल डैमेज एंड डिसऑर्डर, लाइक आपका इंजुरी हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, रेडिएशन हो गया, हाइपरटेंशन है, एनीमिया है और एम्फाइसेमा है। तो दिस ऑल आर दी फिजिकल डैमेजेस एंड डिसऑर्डर। ओवरऑल फिजिकल किसी भी डैमेज होता है या इनमें कोई भी आपका बैक्टीरियल, वायरल किसी प्रकार का भी डिसऑर्डर होता है, इवन इंजुरी होना, हाइपोक्सिया होना, रेडिएशन होना, हाइपरटेंशन होना, एनीमिया होना, एम्फाइसेमा होना, तो इस वजह से आपके हो सकता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटल डिस्फंक्शन, प्लेसेंटा का डिस्फंक्शन होने की वजह से, लाइक आपका टॉक्सिमिया ऑफ द प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा प्रेविया होने की वजह से, कॉर्ड प्रोलैप्स होने की वजह से, न्यूट्रिशन ग्रोथ एंड रिटार्डेशन की वजह से, राइट। सो ऑल दीज आर प्लेसेंटल डिस्फंक्शन, प्लेसेंटा का डिस्फंक्शन होने की वजह से एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जो प्रीनेटल पीरियड में क्या होना, प्लेसेंटा का प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं होना, डिसरेगुलेशन, डिस्फंक्शन होना, जिसमें आपका आता है टॉक्सिसिमिया ऑफ द प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया, कॉर्ड का प्रोलैप्स होना और न्यूट्रिशन ग्रोथ का रिटार्डेशन होना। सो ऑल दीज आर दी प्रीनेटल फैक्टर जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होने हो सकता है। गुड इट। नेक्स्ट है पेरीनेटल फैक्टर,
प्रीनेटल मीन्स कि बर्थ के पहले, पेरीनेटल मतलब कि ड्यूरिंग, और पोस्ट नेटल मतलब कि आफ्टर द बर्थ, राइट। सो पेरीनेटल फैक्टर में आपका क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट है बर्थ एस्फेक्सिया। अब जब बर्थ के समय जब नॉर्मल बेबी का डिलीवरी हो रहा था एट द टाइम ऑफ लेबर, तो उस समय एस्फेक्सिया होना। एस्फेक्सिया कभी कभी कैसा होता है कि जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, तो लेट होने की वजह से क्या होता है, बेबी वो फ्लूइड को क्या करता है, निगल लेता है, और वो फ्लूइड उसके लंग्स में जाता है, ट्रेकिया में जाता है, जिसकी वजह से उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो जाती है, जिसको बोलते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी का टाइम पूरा हो जाना बट डिफिकल्टी फेस होना, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होना, या फिर किसी रीजन की वजह से प्रॉब्लम होना, डिसफंक्शन होना, तो वहाँ पर बर्थ एस्फेक्सिया होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग और डिफिकल्ट बर्थ। बर्थ के समय बहुत ज़्यादा समय लगने की वजह से, प्रोलॉन्ग टाइम होने की वजह से, और डिफिकल्ट बर्थ होने की वजह से भी ये हो सकता है। अगला है प्री मैच्योरिटी। जैसे कि यूजुअली जो होता है 37 वीक्स मिनिमम चाहिए होते हैं फीटस को डेवलप होने के लिए, कम्प्लीटली चाइल्ड को डेवलप होने के लिए। लेकिन 37 वीक्स से यदि बिलो होता है, 37 वीक्स से यदि कम होता है, तो वहां पर हम बोलते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी, है ना। प्रीमेच्योर 6 मंथ में, 7 मंथ में, 8 मंथ के अराउंड होता है, वो होता है प्रीमेच्योर। तो प्रीमेच्योर होने की वजह से भी उसका जो मेंटल है, जो उसका ब्रेन है, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। एंड कर्निक टेरस की वजह से भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है पोस्ट नेटल फैक्टर। पोस्ट नेटल में आफ्टर द बर्थ, तो उसके बाद क्या हो सकता है? फर्स्ट है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के अंदर कौन कौन से इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हो सकता है? फर्स्ट है इंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन का जो आपका ऑर्गन है, ब्रेन के ऑर्गन में क्या होना? स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना, इट्स कॉल्ड दी एंसेफेलाइटिस। सो एंसेफेलाइटिस की वजह से हो सकता है, मीजल्स की वजह से हो सकता है, मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है, और सेप्टिसिमिया की वजह से हो सकता है, राइट। गुड इट। तो कौन कौन से इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है आपको? एंसेफेलाइटिस की वजह से, मीन्स कि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होना, मेनिंजिस की लेयर में इन्फ्लेमेशन होना, मीजल्स होना, मेनिंजाइटिस और सेप्टिसिमिया, दिस ऑल आर इन्फेक्शन कॉज करते हैं आपको मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट एक्सीडेंटल, किसी प्रकार का भी बर्थ में ड्यूरिंग दी पोस्टनेटल पीरियड के समय पर एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि एट द टाइम जबकि बर्थ हो रहा था, तो तब हम कह सकते हैं उसकी वजह से हो सकता है। लीड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, एक पॉइजनिंग आती है तो वो बच्चे ने लीड पॉइजनिंग खुद से इनहेल कर लिया, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। कुछ आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंट में जो भी एटमॉस्फेयर है उससे रिलेटेड, और सोशियो कल्चरल फैक्टर की वजह से कई बार कुछ कल्चर में कुछ जो हमारे टैबूस होते हैं कि भाई इस तरीके से करना है ना, कि नॉर्मल जैसे कि अभी कुछ समय पहले मैंने देखा था कि कुछ तो भी ग्रहण या कुछ तो चल रहा था, तो उस समय डिलीवरी नहीं होना चाहिए ना, तो प्री पहले ही डिलीवरी करवा दी। तो ये हमारे कुछ हमारे ऐसे पुराने कल्चर्स वगैरह होते हैं, कल्चर डेप्रिवेशन की वजह से हो सकता है। और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यदि आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाना, बेटर हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं मिल पाना, बिकॉज ऑफ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होने की वजह से। नेक्स्ट है इनएडुकेट केयर टेकर, प्रॉपर तरीके से केयर को नए बच्चे का जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो 2 मंथ और इवन 2 ईयर होते हैं, उस समय प्रॉपर तरीके से उसकी केयर नहीं हो पाना, उसकी वजह से हो सकता है। चाइल्ड अब्यूज की वजह से हो सकता है, बचपन में चाइल्ड को बहुत ज़्यादा अब्यूज हुआ हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। सो ऑल दिस आर द फैक्टर जो कि आपको कॉज करते हैं मेंटल रिटार्डेशन को। अब इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जो आईक्यू डेप्रीवेट होता है, आईक्यू आपका डिसफंक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको अलग अलग क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है आपका माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। तो माइल्ड में जो आईक्यू होता है वो आपका 50 से लेकर के 70% होता है, ठीक है। माइल्ड में कितना होता है? 50 से लेकर के 70%। This is commonest type of the mental retardation, accounting for 85 to 90% of all cases. Alright, so this is the commonest type of the mental retardation. ये आपका सबसे कॉमन टाइप है mental retardation का, accounting for the। अब इसमें जो
होता है वो कितना होता है 85 से 95 85 to 90% केसेस होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं माइल्ड रिटार्डेशन में 70 to 50 to 70%, right? So these individual have minimum retardation in the sensory motor areas. अब इस कैटेगरी में जो भी चाइल्ड आते हैं उनमें जो मेंटल रिटार्डेशन होता है वो यूजुअली सेंसरी और मोटर एरियाज में होता है, जैसे कि आपका ईयर हो गया, आइस हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया। तो जो भी मोटर और सेंसरी होते हैं इनमें थोड़ा सा माइल्ड रिटार्डेशन होना जैसे दी प्री स्टेज होती है। अब मॉडरेट में क्या होता है इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब इसमें जो आईक्यू है वो और कम हो जाता है। माइल्ड में हमने देखा कि आईक्यू का जो लेवल होता है वो होता है 50 से लेकर के 70 तक इन केस। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो मॉडरेट रिटार्डेशन है, मॉडरेट रिटार्डेशन में इन दी मॉडरेट रिटार्डेशन जो आईक्यू है वो होता है 35 से लेके 50 तक। अबाउट 10% ऑफ द मेंटली रिटार्डेड कम अंडर दिस ग्रुप। अब इस ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? अबाउट 10%, इसमें 10% लोग आते हैं मेंटली रिटार्डेड कम अंडर दिस ग्रुप, राइट। फर्स्ट वाले में कितने आते हैं? 85% से 90%, और मॉडरेट में आते हैं अबाउट 10%। नेक्स्ट सीवियर रिटार्डेशन। अब सीवियर में क्या होता है कि जो आईक्यू का लेवल है वो होता है 20 से लेकर के 35। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन इज ऑफन रिकॉग्नाइज अर्ली इन लाइफ विथ पुअर मोटर डेवलपमेंट। अब इसमें अर्ली इन लाइफ में क्या होता है, जो मोटर डेवलपमेंट है वो पुअर हो जाता है, मोटर डेवलपमेंट का पुअर होना, एंड absent और मार्केटली डिलेड स्पीच। अब जो स्पीच है वो या तो डिले होगी या फिर absent होगी, डेवलपमेंटल एंड absent और मार्केटली डिलेड स्पीच, राइट। या फिर स्पीच लेस होगा या फिर थोड़ा सा डिले होगा, एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल में भी लैक होगा। तो ये आता है, इसमें आईक्यू जो होता है 20 to 35 हो जाता है। इसके बाद आती है प्रोफाउंड स्टेज। प्रोफाउंड और ही बोर्स स्टेज होती है और ही खराब स्टेज होती है। इसमें जो आईक्यू है वो बहुत ही लो हो जाता है, जैसे सीवियर के बाद वाली स्टेज है, और इसमें जो आईक्यू है वो बिलो 20 होता है। तो दिस ग्रुप अकाउंट फॉर दी 1 to 2%। इसमें 1 से 2% लोग ही आते हैं, 1 से 2% केसेस ही होते हैं ऑफ ऑल मेंटली रिटार्डेड में द अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन इज मार्केटली डिलेड। अब इसमें क्या होता है अचीवमेंट, जैसे कि हमने देखा कि जो माइलस्टोन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो बर्थ के अकॉर्डिंग टू एज उतना होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं होने से कम हो जाना। तो या तो डिले होना या फिर फुलफिल नहीं हो पाना। दे रिक्वायर कांस्टेंट नर्सिंग केयर एंड सुपरविजन। अब इसमें क्या होता है, आपका रिक्वायर होती है आपकी कांस्टेंट नर्सिंग केयर की एंड सुपरविजन की, यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होती है, राइट। साइन एंड सिम्टम्स। अब इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? फेल्यूर टू अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन। अब अकॉर्डिंग टू एज जो डेवलपमेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो माइलस्टोन है वो अकॉर्डिंग टू एज डिफरेंट टू डिफरेंट है। अब जो एज है वो उसमें क्या होना? फेल्यूर होना, अचीव नहीं कर पाना। तो हम यहाँ पर देख रहे थे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? फेल्यूर टू अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है अकॉर्डिंग टू एज, जो चाइल्ड है उसका इतना डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन उसमें फेल्यूर होना, वो अचीवमेंट नहीं हो पाना, तो एक रीजन ही हो सकता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग, functioning as inability to follow demand or direction. All right, so deficiency in cognitive functioning में deficiency होना, and subject as the inability to follow command और डायरेक्शन। जो कमांड है उसको फॉलो करने में, डायरेक्शन को फॉलो करने में डेफिशिएंसी होना, डिफिकल्टी होना, इनएबिलिटी होना। अगला है फेल्यूर टू अचीव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मार्कर्स, राइट। सो जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो आईक्यू का डेवलपमेंट है जितना होना चाहिए, उसमें भी क्या होना? फेल्यूर होना, वो टाइम पर आपका अचीव नहीं कर पाना। सो एक रीजन ये भी हो सकता है फेल्यूर टू अचीव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल मार्कर्स, राइट। नेक्स्ट है रिड्यूस एबिलिटी टू लर्न और टू मीट एकेडमिक डिमांड्स।
reduce ability to learn or to meet academic demands. इसमें क्या हो जाना आपका रिड्यूस होना एबिलिटी टू लर्न और टू मीट एकेडमिक डिमांड्स। जो एबिलिटी है लर्न करने की, जो एकेडमिक डिमांड है उनको फुलफिल करने की, उस लेवल तक मीट करने की जो एबिलिटी है उसमें भी आपका रिड्यूस होना, उसमें कम होना। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिव और रेसिपिटिव लैंग्वेज। जो एक्सप्रेसिव और रेसिपिटिव लैंग्वेज है उसका भी लेस होना, उसका भी कम होना। साइकोमोटर स्किल डेफिसिट, साइकोमोटर स्किल का डेफिसिट होना, साइकोमोटर जो मूवमेंट की है साइकोलॉजिकल स्किल है उसमें भी डेक्टिवेट होना, डेफिसिट होना। डिफिकल्टी परफॉर्मिंग सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम को परफॉर्म करने में डिफिकल्ट होना। ऐसे चाइल्ड में क्या होता है यूजुअली लो सेल्फ स्टीम होना, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। अगला है इरिटेबिलिटी व्हेन दी फ्रस्ट्रेटेड और अपसेट। वो जब फ्रस्ट्रेटेड है, जब अपसेट है तो इरिटेबिलिटी होना, इरिटेबिलिटी व्हेन फ्रस्ट्रेटेड और अपसेट। नेक्स्ट है डिप्रेशन और लेवल मूड्स, राइट। डिप्रेस होना या फिर लेवल मूड होना। एक्टिंग आउट बिहेवियर, बिहेवियर के अगेंस्ट एक्टिंग आउट करना। परसिस्टेंट और इनफेंटाइल बिहेवियर, राइट, परसिस्टेंट और इनफेंटाइल बिहेवियर होना। लैक ऑफ क्यूरियोसिटी होना, किसी चीज को लेकर के भी जिज्ञासा ना होना, कम होना। अब इसके डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं। डायग्नोसिस आपका हिस्ट्री कलेक्शन फ्रॉम पेरेंट एंड केयर टेकर्स, हिस्ट्री कलेक्शन फ्रॉम पेरेंट्स एंड केयर टेकर। इसका डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो हिस्ट्री को कलेक्ट करना है, वहाँ से पेरेंट्स से और केयर टेकर से, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी उनके केयर टेकर हैं, उनसे ओल्ड उसकी जितनी भी हिस्ट्री है उसको कलेक्ट करना। फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाइल्ड का, ए टू जेड हेड टू टू फिजिकल एग्जामिनेशन करना। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना, असेसिंग माइलस्टोन डेवलपमेंट, माइलस्टोन डेवलपमेंट को असेस करना। इन्वेस्टिगेट करना लाइक यूरिन एंड ब्लड एग्जामिनेशन फॉर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यूरिन एंड ब्लड एग्जामिनेशन को, यूरिन एंड ब्लड एग्जामिनेशन फॉर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को मैं आपका यूरिन एंड ब्लड का एग्जामिनेशन करना। कल्चर फॉर द साइटोजेनिक एंड बायोकेमिकल स्टडीज, कल्चर टेस्ट करना किसके लिए, साइटोजेनिक एंड बायोकेमिकल स्टडीज के लिए। अमीनो सिंथेसिस करना इन द इन्फेंट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, राइट। अमीनो सिंथेसिस इन इन्फेंट में अमीनो सिंथेसिस एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एंड कॉरोनिक ब्लड सैंपलिंग, कॉरोनिक ब्लड सैंपलिंग प्रीनेटल आपका सैंपलिंग होता है जिससे कि हम क्रोमोसोम को फाइंड आउट करते हैं, क्रोमोसोमल डिफिकल्टी को, डिफॉर्मिटी को। अगला है हेयरिंग एंड स्पीच इवेल्युएशन, हेयरिंग एंड स्पीच इवेल्युएशन में प्रॉब्लम होना, गुड इट। EEG especially if seizures are present, EEG especially if seizures are present, EEG करेंगे इन केस यदि आपका सीजर प्रेजेंट है तो उस केस में। CT स्कैन और MRI ब्रेन फॉर एग्जांपल इन दी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरोसिस, ट्यूबरोसिस स्क्लेरोसिस, राइट। सो सीटी स्कैन और एमआरआई करना ब्रेन का फॉर एग्जांपल किस केस में, इन दी ट्यूबरोसिस स्क्लेरोसिस के केस में। थायराइड फंक्शन टेस्ट व्हेन दी क्रेटिनिज्म इज सस्पेक्टेड, राइट। सो थायराइड फंक्शन टेस्ट करना, TST थायराइड, TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट कब करेंगे हम, जब क्रेटिनिज्म इज सस्पेक्टेड है उस केस में। अप्लाई साइकोलॉजिकल टेस्ट लाइक स्टैनफोर्ड बिनेट, साइकोलॉजिकल आपका जो टेस्ट होता है इसको बोला जाता है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। इंटेलिजेंस स्केल एंड बैचलर्स इंटेलिजेंट स्केल टेस्ट आता है चिल्ड्रन के लिए, उसको परफॉर्म करना फॉर कैटेगराइजिंग द चाइल्ड्स लेवल ऑफ डिसेबिलिटी, राइट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसको बोला जाता है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, उस टेस्ट को करना जो कि एक इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। स्केल एंड बैचलर्स इंटेलिजेंट स्केल फॉर द चिल्ड्रंस के लिए यूज होता है फॉर कैटेगराइजिंग द चाइल्ड्स लेवल ऑफ डिसेबिलिटी, चाइल्ड्स का डिसेबिलिटी लेवल है वो कितना है उसको कैटेगराइज करने के लिए, ऑलराइट। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। बिहेवियर मैनेजमेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट में आपका आएगा इन्वायरमेंटल सुपरविजन, मॉनिटरिंग द चाइल्ड्स डेवलपमेंट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स,
And next, programs that minimize speech, language, cognitive, psychomotor, social self-care and occupational skills, right? प्रोग्राम्स कंडक्ट करना जो कि मैक्सिमाइज करें इस चाइल्ड की स्पीच को, लैंग्वेज को, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर और सोशल सेल्फ केयर को एंड ऑक्यूपेशनल स्किल्स को। नेक्स्ट है ऑनगोइंग इवेल्युएशन फॉर ओवरलैपिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ऑनगोइंग इवेल्युएशन करना फॉर दी ओवरलैपिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको लेके, सच एज डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड एडीएचडी। फैमिली थेरेपी का हम यूज करेंगे टू हेल्प पेरेंट डेवलप कोपिंग स्किल एंड डील विद द गिल्ट और एंगर। राइट, फैमिली थेरेपी में हम फैमिली थेरेपी का यूज करेंगे टू हेल्प पेरेंट्स के लिए डेवलप कोपिंग स्किल एंड डील विद द गिल्ट और एंगर। अगला है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स फॉर द चिल्ड्रन यंगर देन 3 with mental retardation, provide day school to train the child in the basic skills such as walking. नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपका डिटरमाइन द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज एंड डेवलप अ प्लान ऑफ केयर टू मेंटेन एंड एनहांस कैपेबिलिटीज। राइट, next है determine the child's strength and abilities to develop a plan of care to maintain and enhance capabilities। alright, डिटरमाइन करना चाइल्ड की स्ट्रेंथ को, एबिलिटीज को एंड केयर प्लान को डेवलप करना, डेवलप अ प्लान ऑफ केयर टू मेंटेन एनहांस कैपेबिलिटीज, मॉनिटर द चाइल्ड्स डेवलपमेंटल लेवल एंड इनिशिएट सपोर्टिव intervention such as speech, language or occupational skill as needed. Alright, मॉनिटर द चाइल्ड्स डेवलपमेंटल लेवल, चाइल्ड्स का जो भी डेवलपमेंटल लेवल है उसको मॉनिटर करना, इग्नाइट करना सपोर्टिव इंटरवेंशन को एंड सच एस स्पीच हो गया, लैंग्वेज हो गया और ऑक्यूपेशनल स्किल हो गया उसको। टीच हिम अबाउट नेचुरल एंड नॉर्मल फीलिंग एंड इमोशंस, उसको टीच करना अबाउट नेचुरल नॉर्मल फीलिंग एंड इमोशंस को। प्रोवाइड फॉर हिज सेफ्टी नेट, प्रोवाइड फॉर हिज सेफ्टी नेट, सेफ्टी नेट है उसको प्रोवाइड करना। प्रिवेंट सेल्फ इंजरी, बी प्रिपेयर टू इंटरवेन इफ सेल्फ इंजरी ऑक्यूर। prevent self-injury, be prepared to intervene if self-injury occurs, monitor the child for the physical or emotional distress, next modify his behavior by having him redirect his enemy, टीच द चाइल्ड एडेप्टिव स्किल, यहाँ चाइल्ड को एडेप्टिव स्किल में उसके बारे में टीच करना, सच सीटिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया एंड टॉयलेटिंग हो गया एक्सेट्रा। राइट, नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट एंड हेल्प हिम प्रैक्टिस सेल्फ केयर स्किल्स, और डिमॉन्स्ट्रेट करना, उसकी हेल्प करना सेल्फ केयर प्रैक्टिस के लिए, किस तरीके से वो सेल्फ केयर प्रैक्टिस है उसको अच्छे तरीके से कर सकता है, उसकी हेल्प करना, उसको स्किल को सिखाना। नेक्स्ट है वर्क टू इंक्रीज सेल्स कॉम्प्लियंस विद द कन्वेंशनल सोशल नॉर्म एंड बिहेवियर, इसमें क्या वर्क टू इंक्रीज इस कॉम्प्लियंस विद द कन्वेंशनल एंड सोशल नॉर्म एंड बिहेवियर, वर्क टू इंक्रीज हिज कॉम्प्लियंस, राइट, उसका जो कॉम्प्लियंस है उनको इंक्रीज करना, उसको लाइक कन्वेंशनल सोशल नॉर्म्स हो गए, बिहेवियर्स हो गया, उसको टीच करना, उसको इंक्रीज करना, उसको एनकरेज करना। अगला है मेंटेन अ कंस्टेंट एंड सुपरवाइज इन्वायरमेंट, वहाँ पर कंस्टेंट एंड सुपरवाइज इन्वायरमेंट उसको मेंटेन करना, मेंटेन एडिक्वेट इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन, राइट, सो मेंटेन अ कंस्टेंट एंड सुपरवाइज इन्वायरमेंट, यहाँ पर जो कंस्टेंट इन्वायरमेंट उसको मेंटेन करना, सुपरवाइज इन्वायरमेंट करना, मेंटेन एडिक्वेट इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन, एडिक्वेटली जो एडिक्वेट इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन है उसको मेंटेन करना, सेट सपोर्टिव लिमिट ऑन एक्टिविटीज, सपोर्टिव लिमिट ऑन एक्टिविटीज टू बी एक्टिविटीज, उसके लिए सपोर्टिंग लिमिट उसको प्रोवाइड करना, वर्क टू मेंटेन एंड एनहांस हिज पॉजिटिव फीलिंग अबाउट सेल्फ एंड डेली अकम्प्लिशमेंट, वर्क टू मेंटेन एंड एनहांस हिज पॉजिटिव फीलिंग, राइट,
तो उसकी जो भी पॉजिटिव फीलिंग है उसको मेंटेन करना एंड इन्हांस करना हिज पॉजिटिव फीलिंग अबाउट सेल्फ एंड डेली अकम्प्लिशमेंट को। गॉट इट। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस। अब इससे हम कैसे प्रोग्नोज कर सकते हैं, तो द प्रोग्नोसिस ऑफ चिल्ड्रन विद द मेंटल रिटार्डेशन हैज improved and instinctual care is no longer recommended. The prognosis for children with the mental retardation has improved. जो प्रोग्नोसिस है चिल्ड्रन की वो मेंटल रिटार्डेशन, द प्रोग्नोसिस फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन हैज इम्प्रूव होती है। इंस्टीट्यूशनल केयर इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड। इंस्टीट्यूशनल केयर हम नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे करके उसको हम इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। दीज चिल्ड्रन आर दी मेन स्ट्रीम वेन एवर दीज चिल्ड्रन आर मेन स्ट्रीम वेन एवर फेस्टिवल आर taught survival skills. सो दीज चिल्ड्रन आर मैन स्ट्रीम। ये जो चिल्ड्रन होते हैं मैन स्ट्रीम में होते हैं वेन एवर फेस्टिवल, जो फेस्टिविलिटीज है फेस्टिवल आर टॉट सर्वाइवल स्किल, जब भी आपको सर्वाइवल स्किल वो आपको मिलती है उस समय पर अब मल्टी डायमेंशनल ओरिएंटेशन इज यूज व्हेन वर्किंग विद दीज चिल्ड्रन। इस चिल्ड्रन के साथ आप वर्क करते हैं जहाँ पर आपको मल्टी डायमेंशनल ओरिएंटेशन है वो आपका यूज होता है। and considering their psychological, cognitive, social and emotional development. alright, so considering उनको consider करना their psychological, cognitive, social and emotional development को increase करना, उसको consideration करना। alright, so I hope आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। in case if you have any doubt you may ask. Thank you for watching, have a great day, bye bye।